तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की श्रृंखला में। तो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे वृद्धि और विकास के संदर्भ में, क्योंकि हमारा पहला ये चैप्टर है वृद्धि और विकास की अवधारणा। तो वृद्धि और विकास में मैंने ये पिछली बार बता दिया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है पूर्णतया, और जो विकास होता है उसमें अन्य पक्ष भी वृद्धि के साथ साथ आते हैं। यानी विकास में हम व्यवहार, अभिवृद्धि, इन सभी चीज़ का मापन कर सकते हैं। कोई निर्धारित मापनी नहीं होती है इसके लिए। और वृद्धि में जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनका मापन किया जाता है, जो भौतिक पक्ष होते हैं उनका मापन किया जाता है, और इसके लिए एक निर्धारित मापनी होती है। जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, इस तरह से हम लोग मापते हैं उसमें। विकास के अर्थ के बारे में हमने बताया था कि विकास एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया है तो क्या सभी प्रकार के परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन। लेकिन कभी भी हम यह नहीं कहते हैं कि नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो विकास हो रहा है, परंतु जो समाज के द्वारा अपेक्षित परिवर्तन होते हैं उनको हम सकारात्मक परिवर्तन कहते हैं, जो कि बहुतायत मात्रा में या मेजॉरिटी में समाज के द्वारा स्वीकृत परिवर्तन होते हैं। और समाज चाहता है कि ऐसे परिवर्तन किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में, स्थान में हमें देखने को मिले। वह होता है अपेक्षित परिवर्तन, अर्थात सकारात्मक परिवर्तन, और पॉजिटिव चेंज भी कैन से दैट। तो जो पॉजिटिव चेंज होता है यानी सकारात्मक परिवर्तन होता है उसको हम विकास के अंतर्गत लाते हैं। वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होता है और विकास का मतलब होता है वृद्धि होने के साथ साथ हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक अभिवृत्तियों में किस तरह सकारात्मक या अपेक्षित परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम विकास से परिभाषित करते हैं। विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उस बार हमने 3 नाम लिखे थे। पहला था क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने हमें ये बताया था कि जो विकास होता है वो गर्भकाल से किशोरावस्था तक होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो नाम आया था वो आया था जेम्स एंड ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने ये कहा था कि जन्म से परिपक्वावस्था, अर्थात जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा विकास चलता रहता है। और स्किनर ने कहा था कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? विकास है। व्यवहार में कैसा परिवर्तन? क्योंकि इसके पहले मैंने ये चीज़ बताया कि व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन अर्थात सकारात्मक परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन को विकास के अंतर्गत लाया जाता है। तो किसी शिशु के, किसी बालक के, किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं विकास उसका हो रहा है। तो विकास बहुआयामी होता है, जैसा कि मैंने बताया। पैरामीटर कोई भी इसमें एक्यूरेट मापन करने का नहीं होता है। तो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, यानी बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब ज्ञान के रूप में भी, हमारा व्यवहार कैसा है उसके रूप में भी, समाज के प्रति हमारी जो कर्तव्य हैं उनको हम कितनी निष्ठा के साथ में निभा रहे हैं, वह चीज़, ये सभी एस्पेक्ट जब देखे जाते हैं तो वह विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। दूसरा जो होता है विकास मूर्त से अमूर्त के रूप में होता है। जैसे मूर्त से अमूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है जो भी विजिबल चीज़ें होती हैं, अर्थात जो हमारे सामने रखी हुई चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम ऐसा अगर देखते हैं और उनके बारे में कोई भी विशेषता बताते हैं तो वह होता है मूर्त। और अमूर्त का मतलब होता है कल्पना, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं और फिर उनके बारे में हम चीज़ें व्यक्त करते हैं तो वह अमूर्त होता है। तो मूर्त से अमूर्त का मतलब जब कोई भी बच्चा होता है तो कोई भी वस्तु यदि उसके सामने होती है तो वह उसके बारे में बता सकता है, बहुत छोटा है तो। अगर उसके सामने से वो चीज़ नहीं होती तो वह कल्पना करके बताने में शुरू में असमर्थ होता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड में भी और पोस्ट चाइल्डहुड में भी
धीरे धीरे कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वह अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी परिभाषा दे सकता है। सामान्य अनुक्रिया जो होती है तो विकास जो है सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर चलता है। सामान्य अनुक्रिया मतलब कोई भी चीज़ जनरलाइज फॉर्म में होती है और फिर उसका विशिष्ट रूप मतलब उसके बारे में कोई एग्जाम्पल सेट करना कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो होती है परंतु उसका विशिष्ट फॉर्म क्या है। तो पहले हम चीज़ों के सामान्य अध्ययन की ओर उन्मुख होते हैं और उसके बाद उसमें विशेषता खोजते हैं। कहते हैं बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो बाल की खाल निकालने में हम तभी समर्थ होते हैं जब उसके सामान्य पक्षों की हमें विधिवत जानकारी हो जाती है। जो विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है? तो जो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था लर्निंग यानी सीखना और इसी को कहते हैं अधिगम। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखा कैसे जा सकता है? तो प्रयास से सीखा जाता है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उसके आधार पर हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो अधिगम वह प्रक्रिया है जो प्रयास के आधार पर प्रयास करते करते हम धीरे धीरे विकास और प्रयास ये दोनों मिलते हैं और अधिगम हमें प्राप्त होता रहता है। फिर इसके बाद की चीज़ें क्या होती हैं कि परिपक्वता। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे अधिगम एक टर्म है, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है विकास और वृद्धि तो है ही है स्टार्टिंग से। तो परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता होती है विकास की सीमा निर्धारक। परिपक्वता हमेशा विकास की सीमा निर्धारित करती है। किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है? जैसे कोई भी शिशु है, अगर वह चाहे कि वह 3 महीने में प्रैक्टिस कर ले, को प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, ठीक है, अधिगम यानी सीख ले। सीखना किससे संभव है? प्रयास से, यानी प्रैक्टिस करे और चलने की। तो क्या वह समर्थ हो पाएगा 3 महीने में चलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसके पैर जमीन पर चलने योग्य परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक वह चलने में समर्थ नहीं हो पाएगा। अर्थात जो परिपक्वता है वह विकास की सीमा निर्धारित करती है। इसका यह मतलब है कि जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे तब तक प्रशिक्षण चाहे जितना भी दिया जाए परंतु हम विकास की ओर उन्मुख नहीं हो पाएंगे। इसका यह मतलब होता है कि प्रशिक्षण और परिपक्वता यह दोनों साथ मिलकर के चलते हैं तो यह विकास की ओर उन्मुख होते हैं। यानी परिपक्वता भी जरूरी है और प्लस प्रशिक्षण, या प्रशिक्षण को बोल देते हैं लर्निंग यानी अधिगम। और जब ये दोनों चलते हैं तब यह विकास की ओर उन्मुख होते हैं। दोनों का होना आवश्यक है। यदि परिपक्व हो जाता है बच्चा 1 साल में लेकिन वह चलने का प्रयास ही नहीं करता है, प्रशिक्षण ही नहीं प्राप्त करता है, देखने के लिए उसका मन ही नहीं करता है कि हम चलना चाहें, या उसका प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करता है वो कि हम आगे चलना चाहते हैं, इस तरह से उसके अंदर चेष्टा नहीं आती है, तो भी विकास नहीं होगा, तो भी वह चलना सीख नहीं पाएगा। परिपक्व हो जाना चाहिए और साथ ही साथ प्रशिक्षण, जैसे बेबी वॉकर आते हैं तो लोग इसलिए वॉक कराते हैं कि उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो। और 3 महीने में आप अगर बेबी वॉकर चलाते हैं तो वो बैठने की भी क्षमता नहीं रखता है, तो वो चलने की क्षमता नहीं ही रखेगा। तो इस तरह से हम परिपक्वता, प्रशिक्षण और विकास इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट है, जैसे पियाजे ने क्या बताया था? पियाजे ने बताया था कि चिंतन पहले ही होने लगता है, यानी इस चीज़ का उल्टा बता दिया था। उन्होंने कहा था कि भाषा हम बाद में सीखते हैं, चिंतन हम पहले करते हैं। कहीं कहीं उनकी भी बात सही थी, उन्होंने भी प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा था कि चिंतन पहले आया और भाषा बाद में आई। वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा पहले आई और विचार बाद में आया। तो मनोवैज्ञानिकों के बीच में यह थोड़ा बहुत मतभेद होते ही रहते हैं और सबकी भी थ्योरी अपने अपने अनुसार सही भी है।
पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आ जाते हैं, बच्चा इशारा करना सीख जाता है। अगर कोई भी गेंद रखी हो, उसके पेड़ पर वो बैठा हो, तो वो चद्दर खींचता है और गेंद उसके पास आ जाती है। यानी उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन उसने युक्ति लगाई, यानी उसके माइंड में चिंतन स्टार्ट हो चुका है, और फिर उससे वो अपना खिलौना प्राप्त कर लेता है। अर्थात चिंतन पहले हो चुका, प्रशिक्षण और भाषा के बाद में, यानी विकास हुआ, विचार पहले आया। तो परंतु बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो परिपक्वता और प्रशिक्षण होती है, यही सर्वमान्य माना जाता है, और उनकी थ्योरी के हिसाब से उनकी थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसका एक फर्स्ट चैप्टर है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, उनका डिस्कस किया जाएगा। तो ये परिपक्वता और प्रशिक्षण जब दोनों साथ में चलते हैं तो विकास उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। पॉइंट वाइज थोड़ा समझते हैं। से लिखने को आ गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे बीटीसी कर रहे होंगे या बीएड हो रहे होंगे, तो लिखने की में आवश्यकता पड़ती होगी इसकी। तो ऐसे पॉइंट वाइज बना लेंगे। एक तरफ जो है वृद्धि यानी ग्रोथ, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट। तो पहला जो हमने बताया था वो तो ऐसे ही हो जाएगा कि ये परिमाणात्मक होती है, मतलब इसमें क्या होता है, परिमाणात्मक होती है। और यह क्या होती है, यह परिमाणात्मक भी होती है और प्लस गुणात्मक भी होती है, मतलब परिमाण के साथ साथ हम गुणों को भी देखते हैं इसमें। तो ये परिमाणात्मक होती है और ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। इसके बाद यह संकुचित होती है, परंतु यह व्यापक होती है। कैसे संकुचित होती है? क्योंकि ये केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स पर ही निर्भर होती है, मेजरमेंट के लिए, मेजर करने के लिए चीज़ों। परंतु जो ये होती है, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल और भी अन्य तरीके से एस्पेक्ट्स विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी इनमें जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं उनको भी विकास के अंदर रखा जाता है, परंतु ये बाकी सारे एस्पेक्ट इसमें नहीं होते हैं। तो यह संकुचित होती है और ये व्यापक होती है। दो, उसके बाद में ये जो है एक समय पर रुक जाती है। जैसे कुछ वृद्धियाँ होती हैं, सभी की बात नहीं करते हैं, सब में परिवर्तन थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें ऐसा पार्ट होता है जो एक समय पर रुक सकता है। जैसे इसमें हाइट हो गई तो ये एक समय पर रुक जाती है, परंतु ये इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, कभी बढ़ता है। विकास हमेशा बढ़ता ही है, क्योंकि जब नकारात्मक परिवर्तन होगा तो उसको विकास कहा ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब विकास हमेशा होता रहता है, जीवन यानी गर्भकाल से और मृत्यु। हाँ, एक चीज़ और, गर्भकाल से क्यों होता है? गर्भकाल से नहीं, गर्भकाल में केवल शारीरिक परिपक्वता ही होती है। जब जन्म होता है तब विकास होना स्टार्ट करता है, तो उसमें उस विकास को विकास नहीं बोलेंगे, उसको परिपक्वता बोलेंगे गर्भकाल में। और गर्भकाल से बाहर यानी जन्म होगा, तो जन्म के बाद में सभी यानी व्यवहार, ज्ञान और शरीर सभी में वृद्धि और विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उसको बोल देंगे विकास हो रहा है। इसके पहले परिपक्वता, ठीक, परिपक्व हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं, जो अगला हमको हेडिंग पढ़नी है इसमें, वृद्धि और विकास में। तो वृद्धि और विकास में जो हमारी अगली हेडिंग है वो हमें पढ़ना है कि कितने लोगों ने, मतलब विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं। मेनली हम विकास में अवस्थाएं यहाँ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें टीईटी, सीटेट, डीएलएड, बीएड और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, केवीएस, सभी में पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, किसका क्या स्टेटमेंट है, इस तरह से क्वेश्चन राइज होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो विकास की अवस्थाएं हैं
विकास की अवस्था मतलब स्टेजेस की बात करते हैं। डेवलपमेंट शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। विकास की जो अवस्थाएं हैं, देखिए इसमें जो विकास की अवस्थाओं में है, इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग अवस्थाएं दी। तो एक एक नंबर में मतलब, या फिर कभी क्वेश्चंस में टीटी में आ सकता है, या फिर एक एक नंबर में डीएलएड या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीएड वगैरह इस तरह से, उसमें यह भी आ सकता है कि किसने कितने दिए। ब्रीफली तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यह भी आ जाता है कि किसने कितने। तो इसमें हम देखेंगे कि किसने कितने सिद्धांत दिए। तो नाम याद रखेंगे, ब्रीफली तो हम बाद में बताएंगे इसमें किसने कितने दिए हैं। तो नंबर आप ध्यान रखेंगे पहले कि कॉल्सनिक एक हुए हैं, कॉल्सनिक, इन्होंने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 10 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनका भी फ्रेश चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रूनर, ठीक है, 3 अवस्थाएं बताई हैं। ब्रूनर ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। और रॉस और फ्रायड, रॉस एंड फ्रायड 5 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे में हम पढ़ेंगे संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। ब्रूनर ने इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं बताई। रॉस और फ्रायड इन्होंने भी बताई है, मुखावस्था, गुदावस्था, इस तरह से 5 अवस्थाएं इन्होंने, फ्रायड ने भी बताई हैं। तो इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो ये अवस्थाएं होती हैं, लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो भारत में बाल विकास में सर्वमान्य अवस्थाएं हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो जो यहाँ भारत में सर्वमान्य बताई गई हैं वो 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं में जो सबसे पहली अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व प्रसूति काल, या इसको बोल देते हैं गर्भावस्था, पेरेंटल पीरियड। ये अवस्था इसकी बताई गई है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था बताई गई है वो शैशवावस्था बताई गई है। शैशवावस्था, इसको बोल देते हैं इन्फेंसी। जो तीसरी अवस्था बताई गई है वो बाल्यावस्था बताई गई है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड एज। चाइल्डहुड एज को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और ये हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी इसको बोल देते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज, और इसको बोल देते हैं पोस्ट चाइल्डहुड। और फिर जो चौथी अवस्था होती है वो कहलाती जाती है किशोरावस्था, और फिर युवावस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। इसके अलावा और भी हम बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 ध्यान रखेंगे। इसके बाद में प्रौढ़ावस्था लिख सकते हैं, और फिर वृद्धावस्था, इस तरह से लिख सकते हैं। जो मेन इसमें मानी जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसमें के दोनों, और किशोरावस्था, और कुछ हद तक युवावस्था, या फिर इसको प्रायोरिटी दी जाती है।
मतलब लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज, और पूर्व बाल्यावस्था उसमें, और उत्तर बाल्यावस्था, और उसके बाद किशोरावस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं। इनके कालखंड क्या होते हैं, ये तो जन्म से पूर्व है, जो गर्भ में विकास होता है उसकी बात बताई जा रही है। इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के लिए इसको माना जाता है। बाल्यावस्था में जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको 2 से 6 वर्ष का माना जाता है। इसके बारे में आगे एक एक अवस्था लेकर के हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ नेमिंग है कि उनके कालखंड मतलब कब से कब तक माना जाता है इस अवस्था को, और उनके नेम जो मुख्य रूप से होते हैं वो। इसके बाद अगली वीडियो में एक एक अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से विकास होता है। 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष, और फिर 12 या 13 जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो बॉर्डर लाइन वाला 12 या 13 कुछ भी लिया जा सकता है, और ये 13 से हो जाएगा 18 वर्ष, और 18 से फिर 25 तक ये हो जाएगा, और 25 से 40 तक ये चलता जाएगा, और 40 से अप टू डेथ ये चलता जाएगा। तो मेनली ये है कि 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। इसकी कंडीशन होती है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। अगली वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व क्या होता है। बाल्यावस्था में 2 प्रकार के, पूर्व बाल्यावस्था में किस तरह से चेंजेस होते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था में इस अवस्था को और क्या क्या नाम दिया गया है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो। किशोरावस्था, स्टैनली हॉल के द्वारा ये चीज़ कहा जाता है कि ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, बहुत ही कठिन अवस्था होती है। इसमें जो चेंजेस होते हैं उसमें सकारात्मकता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान। तो इन 3 के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं तो उसमें क्या क्या और नाम दिए गए हैं, और इनके बारे में जो ब्रीफ डिस्कशन है शारीरिक, मानसिक और भावात्मक इस अभिवृत्ति में किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए ये बातें ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।